इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इट्स ए क्रॉनिक डिजीज एंड अनफॉर्चुनेटली इट अफेक्ट्स young people in the prime of the age when they're about to start their careers. 20s में 30s में ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है और उस टाइम उनके पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी बड़ी होती हैं. they're looking for a job and suddenly it strikes a person. और इससे अगर हम इसको ना टाइम पर ट्रीट करें तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इंटेस्टाइन को काफ़ी डैमेज हो सकता है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें कि एक वर्ड हम कैंसर भी यूज़ करते हैं. इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि कैंसर हो सकता है. कैंसर सो मेनी कंडीशंस में हो सकता है. आईबीटी इज़ वन ऑफ देम. और अगर हम इसको आईबीटी को पूरी तरह से केयरफुली इसका ट्रीट करते हैं तो कैंसर का रिस्क नहीं होता. और किसी को भी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा टैबू हो जाता है, थोड़ा सोशल स्टिग्मा हो जाता है. बट at the end of the tunnel there is light and we have to know that IBD is a treatable disease. बहुत अच्छी इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे मैं आपसे भी शेयर करूँगा. जैसे ये पिक्चर्स हैं डिफरेंट. जो हम लेफ्ट साइड पिक्चर देख रहे हैं ये हेल्दी इंटेस्टाइन है, ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है. और जो बाकी पिक्चर्स हम देखते हैं इसमें कितने जैसे अल्सर्स हो जाते हैं. ये सारे डीप अल्सर्स होते हैं. जो पेशेंट्स भी हैं वो भी सोचते होंगे पता नहीं कि डॉक्टर हमारे अंदर एंडोस्कोप डाल के क्या देखते रहते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी लुक फॉर इनसाइड, कि वेदर अल्सर्स हैं या हील हो रहे हैं या वेदर इट इज़ कमिंग बैक टू समथिंग लाइक दिस विच इज़ नॉर्मल. सो हमारा एम ये होता है कि जिसके अंदर ऐसे अल्सर्स हैं वी वांट टू ब्रिंग इट बैक टू एज गुड लुकिंग और एज हेल्दी लुकिंग एज दिस पिक्चर शोज. आईबीडी इंडिया में बहुत बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो है पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन पे ये डिजीज़ होने से रोक सकते हैं. आईबीडी क्यों होती है इसके लिए हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जैसे क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है. ये जो डिजीज़ हैं, ओबेसिटी है, ये हमारे अंदर जीन्स होते हैं. हर एक बंदा इज़ वेरी पेकुलियर. नो टू पीपल आर एग्जैक्टली 100% अलाइक बिकॉज हमारे जीन्स डिफर होते हैं. चाहे 0.1% जीन्स डिफरेंस होने से ही हमारे पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट हो जाती है. सो हमारे कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिससे हमें थोड़ा रिस्क प्रोन होता है कि हमें ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं. पर जब तक ये जीन्स को सूटेबल या कंड्यूसिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स ना मिले तो वो डिजीज़ नहीं होती. इसलिए ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स का पता होना चाहिए सो दैट हम उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रोक सकें. जब जीन्स प्रीडिस्पोजिशन होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन में जो बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म में, फूड डाइजेशन करने में बहुत ज़रूरी होते हैं. व्हाट हैपन्स अगर हमारी डाइट हेल्दी नहीं होती तो उसमें मेजर चेंज आ जाता है जिसको हम डिसबायोसिस कहते हैं. डिसबायोसिस मीन्स डिसरेगुलेशन हो जाती है. पर अगर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर सपोजिटली आर फ्रेंडली क्रिएचर्स, बट जब उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तब हमें इम्यूनिटी सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो सकता है और उससे आईबीडी मैनिफेस्ट कर सकती है. सो ये चीज़ें होती है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, जैसे डायबिटीज़ के लिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और ऐसे ही आईबीडी के लिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से अगर हम सोचें कि कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट वंस, द इंपॉर्टेंट वंस आर द डाइट. इट इज़ राइटली सेड दैट वी आर व्हाट वी ईट इन डे टू डे लाइफ. डाइट हमारी बहुत हेल्दी होनी चाहिए. कहना आसान है पर आई विल शो यू वंस देयर इज अ चपाती एंड बर्गर इन फ्रंट ऑफ अस, ऑल ऑफ अस विल से ओ बर्गर, आई विल गो विद दिस. बाकी है कि जो आजकल जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, ये मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हमें प्रॉम्प्टली मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए. जो चीज़ें बहुत हो रही हैं, थोड़ी सी पेन हो, हम ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके मेडिसिन लेने लग जाते हैं, या किसी का गला खराब हो एक दिन से एंटीबायोटिक हम शुरू कर लेते हैं. ये चीज़ें हेल्दी नहीं हैं. छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है. जो व्हाट गॉड हैज़ मेड अस, कि हमें पूरी प्रिवेंशन गॉड ने अपनी तरफ से बना के भेजा. हम छोटी छोटी चीज़ के लिए वी डोंट नीड टू रियली टेक मेडिसिन. So this is what I was referring to, that this is what our diet used to be, Rajasthani thali.
It used to be very tempting. It is very tempting for all of us. But the fact is, जो younger generation है, the time has changed. ये हम कहें कि ये हमारे आजकल ट्रेडिशनल डाइट है, ये नहीं है. And I'll say that welcome to reality. What is reality in today's time? जितनी soft drinks इंडिया में बनती हैं, I think we must be among the top 10 countries where as far as consumption of soft drinks is concerned. Though we are not the top country, but we are among the top 10 countries. Now who will not get tempted with this super jumbo burgers? Now this is what is a common scene now. This is what used to be in the West. That the children have on the table, they have fruits, they have juice. Just see where they kept the juice can. And they're watching the iPad and they're busy taking cornflakes. Now cornflakes we may think is a very healthy diet, but it's a matter of fact this is very processed food. Processed food वो होता है जिसमें एक बारी chemicals, जिसमें chemical से जो prepare किया जाए वो processed food है. And this kind of food will be highly processed food, and they are not interested, they are not looking at the fruits, but they're eating, they're having snacks, the cereals, and looking at the iPad. So there's a disconnect between the brain and the stomach, which I think should not happen. This is what was the scene when I was a child, and we used to play a lot of tip cat or gilli danda or seven stones or pittu. If I ask youngsters now or anybody among this, what is this game, seven stones or pittu, I think 99% of them you may not be knowing what is pittu, but you know it used to be a popular game. And now what has become now? Now from outdoor the scene has shifted totally to indoor. The games, if you ask a child, do you play some games? He says yes, I play so many video games. So this is what is the change has happened, which is not right. And from a glass of lassi, it has totally changed to soft drinks, to drinks. So there are major changes which are happening in our country. And the important things and the positive things, once we say that IBD is increasing, is that with time, I can assure you that better and better drugs are becoming available. Initially, there were very basic drugs were available, and there was a group of drugs what we call as steroids. बहुत लोगों को steroids देने पड़ते थे, पर आजकल steroids की requirement बहुत कम हो रही है. Steroids is not a good drug to take for the long term. In the long term, क्योंकि side effects बहुत होते हैं. आजकल medicines बहुत अच्छी हैं, they're effective, they're fairly safe. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम मेडिसिन लेते हैं, दीज मेडिसिन नीड वेरी क्लोज सुपरविजन. हम ये नहीं होता कि अगर हमें मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर हम कंफर्टेबल हैं, अगर कोई सिम्टम नहीं है तो वाई टेक द ट्रबल ऑफ गोइंग टू अ हॉस्पिटल और द डॉक्टर एंड वाई स्पेंड सो मच टाइम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मेडिसिन आर वेरी इफेक्टिव, दे आर फेयरली सेफ, बट दे नीड क्लोज सुपरविजन. ये हमें पॉइंट कभी नहीं भूलना चाहिए. और जब किसी को भी IBD है, जब थोड़ा ठीक हो जाता है, when there's no pain, there's no diarrhea, there's no bleeding per rectum, फिर क्वेश्चन आता है कि कैन आई स्टॉप मेडिसिन नाउ. वो डॉक्टर को क्या पता चलना कैन आई डिक्रीज द मेडिसिन और नॉट. दिस इज़ वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू थिंक अबाउट इट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा IBD में हमारा ट्रीटमेंट का गोल है, वो हमें सिर्फ पेन एब्डोमेन या मोशंस को कंट्रोल करना नहीं है. If you recall when I showed the pictures, I said that what we look inside and in the intestine is कि हम ये चाहते हैं कि जो अल्सर्स हैं वो हील हो जाएं. हमारा जो ट्रीटमेंट का गोल है वो अल्सर्स हील होना है एंडोस्कोपिकली. नॉट ओनली एंडोस्कोपिकली, व्हाट वी विश टू डू इज कि जो हम बायोप्सी भी लें, हिस्टोलॉजिकली भी देखें, पैथोलॉजिकली हिस्टोलॉजिकली भी देखें, वो भी माइक्रोस्कोपिकली भी वो नॉर्मल होना चाहिए. तब हम कहते हैं कि यस, as a medical team, then we feel satisfied that yes, there is a good recovery. तो इसके लिए जो हमें टेस्ट हैं, there was a time जब हमें बार बार एंडोस्कोपी करनी पड़ती थी, कॉलोनोस्कोपी करनी पड़ती थी. आजकल टाइम चेंज हो रहा है और आपको भी पता होगा कि हम बार बार कॉलोनोस्कोपी इसलिए नहीं कहते. आजकल स्टूल टेस्ट बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया है कि एक कैल्पोटेक्टिन टेस्ट है जो हमें बता देता है कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है. हम इससे ज़्यादा जाते हैं rather than subjecting a person to repeated colonoscopies which are painful.
तो ये एक मेजर एडवांसमेंट हुई है ओवर द पास्ट 15 ईयर्स 10 ईयर्स, और हम इस पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। और आपको पता होगा कि हम काफ़ी इसमें टेस्ट में सब्सिडी दे देते हैं, काफ़ी लोगों के अपने पास से जो हमारे पास फाइनेंशियल होते हैं फ्री भी करवा देते हैं। तो ये टेस्ट थोड़ा महंगा भी है, पर जितना भी हमारे पास रिसर्च फंड्स जो भी फंड्स होते हैं, मैनेजमेंट हमें पूरा इसमें सपोर्ट करती है। तो हमें जो हमारे पास फंड्स होते हैं हम उसमें से आपको आपकी हेल्प पूरी करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो एडवांसमेंट हो रही है, जैसे हमें पहले सीटी स्कैन बहुत करना पड़ता है और एमआरआई करना पड़ता था। लास्ट 5 ईयर्स में ये भी देखा गया कि जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो पिकअप मेजर चेंजेस और मेन चेंजेस इन द इंटेस्टाइन्स। जिसको एक बार डायग्नोसिस हो जाए आईबीडी है, फिर हमें बार बार सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। और वी आर दैट वे लकी, हम सब अच्छे हैं कि हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत इफेक्टिव है, और वी कीप पेस विद डेवलपमेंट्स। और हमारे पास अब अल्ट्रासाउंड भी अच्छे मशीन्स हैं जो कि मशीन्स को पिकअप कर सकती हैं। और जैसे आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, विच इज़ मच सिंपलर टेस्ट, मच लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू सीटी और एमआरआई। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेजर एडवांसमेंट्स हुई हैं। नई मेडिसिन आ रही हैं, नए टेस्ट आ रहे हैं, और इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। और डीएमसी में एज डॉक्टर वंदना मेंशन कि हमारी टीम पूरी डेडिकेटेड है कि हमें डीएमसी में जो वर्ल्ड में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है वो डीएमसी में भी होना चाहिए। जो कहीं अच्छी रिसर्च हो रही है फिर पेशेंट वेलफेयर, वो हम भी उसमें पार्ट होते हैं। और आई से दैट इंडिया में अब अपना इंस्टीट्यूशन डीएमसी एक मेजर सेंटर है कि जो आईपीडी पे फोकस्ड है, और हमें इसको और आगे जाना चाहते हैं। ये हमारी बुकलेट है जो एक आईबीडी क्लिनिक में हम देखते हैं, पेशेंट को आता है, उसका डिफरेंट डॉक्टर से एक्सपोजर हो जाता है। और आईबीडी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल आदमी का रोल नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। एज आई बीन सेइंग कि इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी चाहिए, जिसके लिए हमें कॉम्पिटेंट रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, पैथोलॉजिस्ट चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, और हमें सर्जन चाहिए जो बैकअप के लिए है। हमारी सर्जरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको आईबीडी में ट्रीटमेंट करने में बहुत एक्सपीरियंस है। हमें स्टोमा थेरेपिस्ट चाहिए जो हमारे पास बहुत साल से चल रहा है। और रिसेंटली हमारे पास जेनेटिक लैब बहुत अच्छी है हमारी, जो जेनेटिक्स भी हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिंग डिजीज़ है। हमारे पास जेनेटिक लैब भी बहुत अच्छी है जो हमें गाइड करती है कि किस आदमी के जीन्स बहुत रिस्क में हैं। बच्चों में ये बहुत यूज़फुल टेस्ट हैं, बच्चों में सबके जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, पता चले कि किस बच्चे को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या नहीं है। सो ये एक टीम वर्क है। दैट वे एज ए डॉक्टर आई ऑल्सो फील वेरी हैप्पी, एंड आई एम श्योर दैट फॉर पीपल हु हैव आईबीडी, आप सबके लिए भी बहुत ब्लेसिंग है कि डीएमसी में हर तरह का डिपार्टमेंट है जो कि एज ए टीम वर्क काम करता है, विच इज़ अ मेजर थिंग कि हमारा ट्रीटमेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट इम्प्रूव्स, पेशेंट केयर इम्प्रूव्स विद दैट। और जैसे हम कोई भी डिजीज़ कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। जो हमारा फ्यूचर में जो हमारा प्लान है, हम चाहते हैं कि आईबीडी क्यों बढ़ रही है इस पे फोकस किया जाए, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रिवेंशन पे फोकस किया जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि मलेरिया प्रिवेंट कर सकते हैं, टीबी प्रिवेंट कर सकते हैं, स्मॉल पॉक्स प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन लगा के, पर कोई ऐसा भी होता है कि कोई ब्लड प्रेशर प्रिवेंट कर लें, आईबीडी प्रिवेंट कर लें, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। बट द आंसर इज़ येस, वी कैन प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑल्सो, बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। तो हमें पॉपुलेशन स्टडीज़ करनी है, घर में जाके जहाँ आईबीडी होती है, हमें जनरल पब्लिक को, पॉपुलेशन को ये अवेयरनेस करनी है कि ये डिज़ीज़ बढ़ रही है, हमें कैसे इससे बचाव किया जा सके और इससे बचाव हो सकता है। जो हमें फोकस करना है वो रिस्क फैक्टर्स पे फोकस करना है, जैसे मैंने डाइट का एम्फोसाइज किया। और जिन को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे छोटा टेस्ट है कैलप्रोटैक्टिन, जिसका स्टूल में कैलप्रोटैक्टिन हाई आता है, हमें उनको ऑब्जर्वेशन करनी है, उनकी डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, उनको हमें आइडेंटिफाई करके रखना है। फिर हमने उनके टेस्ट करने हैं, जो सिंपल टेस्ट हैं, आजकल स्टूल टेस्ट हो जाता है, बेसिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन हो सकता है। और हमें डिजीज़ को जल्दी डायग्नोस करके प्रिवेंशन करनी है कि डिजीज़ को चांस नहीं होना चाहिए कि डिजीज़ इंटेस्टाइन को डैमेज कर दे। इससे पहले इंटेस्टाइन को डैमेज करें, हमें पहले ही इंटरवीन करके डिजीज़ को कंट्रोल करना है।